तो है गाइस, इस वीडियो में मैं प्रिज्म के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। प्रिज्म के कॉन्सेप्ट्स जो कि 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी, तो दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, आज बेसिक लेवल होगा पूरा प्रिज्म का, जो 10th और 12th के लिए बेसिक लेवल होगा। 10th के लिए तो पूरा काफ़ी है हो जाएगा, लेकिन 12th के लिए बेसिक लेवल होगा। और 12th के लिए अगर डिटेल में जानना है वो दूसरी वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिज्म, सबसे पहले बात आती है कि प्रिज्म होता क्या है। भाई प्रिज्म कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा नहीं देखा तो भाई ऐसा देख लो। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रिज्म है, ग्लास का बना हुआ है। तो प्रिज्म एक वेज शेप्ड पोर्शन होता है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है भाई, तभी तो रिफ्रैक्शन वगैरह हम कर पाएंगे इस पर। ठीक है, तो याद रखना ये एक वेज शेप्ड पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है ये। ठीक है, जैसे ग्लास का बना हो गया तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना जरूरी है इसका, है ना। तो आप देखो क्या हुआ, लाइट जैसे इसमें पास करेगी, फिर यहाँ से कुछ डिविएशन से बाहर निकलेगी। तो ये जो दो फेसेस होती हैं, ये जहाँ पे लाइट पास करेगी, ये और ये यहाँ से पास होगी, यहाँ से बाहर आएगी, तो ये जो होंगी इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ऐसे हैं जो जुड़ी हुई, ऐसे दो ऐसे फेसेस दिख रहा होगा, ये वाली और ये वाली। तो ये दोनों कैसी हैं, ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऐसे। ठीक है, तो ये इन दोनों को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ये साइड वालों को। तो रिफ्रैक्टिंग फेस क्यों बोला जाता है भाई, इन्हीं में लाइट जाएगी और रिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, इसलिए अब जहां पे वो मिलेंगी, दिख रहा है ये जिस एज पे मिलेंगी उसको रिफ्रैक्टिंग एज बोला जाता है। आई होप समझ में आया हो। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये नीचे का तो बेस हो गया, जो नीचे वाला है ये है ना, तो नीचे वाला बेस हो गया। अब एक काम करते हैं, जो ये दो फेसेस है ऐसे जब मिलेंगे तो यार कुछ एंगल बनेगा। बिल्कुल ये दिख रहा होगा आपको, ये बीच में जो एंगल बनेगा, कितने एंगल पे इनको रखा हुआ है ऐसे। तो ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। बहुत बड़ा योगदान निभाता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, कई बार तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रहे। ओके, आई थिंक मैंने इसमें सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं एक चीज और, अगर मैं एक ऐसे पोर्शन काट दूं इसका, मतलब इसका ऐसे एक परपेंडिकुलर प्लेन लेके और उसको काट दूं ऐसा, समझ रहे हो, ऐसे ये लिया मैंने ऐसे और यहाँ से कचाक ऐसे काट दिया, कचाक। ठीक है, तो भाई साहब देखो ये क्या कट जाएगा, ये सामने वाला पोर्शन ऐसा कट जाएगा। ठीक है, जिसकी हम पूरी स्टडी करेंगे। भाई ऐसे 3D में तो बनाएंगे नहीं, हम 2D में बनाएंगे सारे डायग्राम, तो उसके लिए ये यूज़ करा जाता है। तो आपने काट दिया सेक्शन और ये अलग हो गया। ये कैसा सेक्शन होता है देखो, इसमें आपको देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा, इस सेक्शन को बोला क्या जाता है भाई, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल सेक्शन। कौन सा सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन। यही तो है मेन सेक्शन जहाँ पे आपको पूरी स्टडी करनी है। तो पूरे प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में ये बनाया जाएगा, ना कि ये। आई होप मैं इतना क्लियर हूं सबके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे इसमें रिफ्रैक्शन होता है। यार कैसे, जब इस प्रिज्म में लाइट पास करती है, जब इसमें लाइट पास करती है ना, तो वो कैसे, कितना एंगल डिविएट कर जाता है, लाइट को कैसा डिविएट करता है, कितना एंगल डिविएट करता है, सब अब हम जानेंगे इसके बाद। चलिए आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। कैसे प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसकी स्टडी करनी है हमें। ठीक है, तो ये देखो मैंने बोलता प्रिंसिपल सेक्शन लूंगा, तो मैंने ले लिया प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा हो। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बाहर है रेयरर, अंदर क्या है डेंसर, और बाहर क्या है रेयरर। रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। ओके, तो लाइट को जब मैं किसी एंगल पे ऐसे ट्रेवल कराऊंगा यहाँ पे, तो इतना कॉन्सेप्ट तो यार बचपन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुन लो। जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर, तो वो रिफ्रैक्शन शो करती है, मतलब बेंडिंग फिनोमेना शो करती है, वही उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी होगा। क्यों करती है ऐसा, क्योंकि लाइट की स्पीड वगैरह चेंज हो जाती है या वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो अब देखो यहाँ पे फिलहाल ये समझते हैं कि देखो लाइट यहाँ गई है ऐसे, रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये मैंने लाइट ली है, लाइट रे ली है, कौन सी, मोनोक्रोमेटिक रे लिया है मैंने, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट लिया है मैंने। ध्यान रखना, मोनोक्रोमेटिक रे, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की, या तो लाल, हरी, पीली, नीली, कोई एक कलर की, वाइट नहीं है। ध्यान रखें, वाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइट यहाँ गई ऐसे, लाइट रे, एक रे मैंने पास कराई, मोनोक्रोमेटिक रे लाइट की, और यहाँ पे देखो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। तो अब सबसे पहले काम क्या होता है रिफ्रैक्शन देखने के लिए, हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं क्या, नॉर्मल। इस सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर, लग नहीं रहा होगा बट मान लेना है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ध्यान रखना,
ठीक है, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। बात आती है यार नॉर्मल ड्रॉ क्यों करते हैं? भाई नॉर्मल ड्रॉ करा जाता है रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है, कि कितनी एंगल्स बनाने के लिए, मतलब एंगल्स का रेफरेंस लेने के लिए, जैसे किस लाइन से या किस रेफरेंस से मैं एंगल को शो करूंगा। तो यार दिख रहा है नॉर्मल से ही तो ये एंगल शो करते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह, तो इसलिए ये रेफरेंस का काम करता है नॉर्मल, इसलिए ड्रॉ करा जाता है। और इमेजिनरी होता है इसलिए डैश 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 ऐसे बनाया जाता है। ओके, अब देखो लाइट रे ट्रैवल करिए रेयर टू डेंसर, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। पहला डाउट यहाँ पे कि क्या ये रे इस बेस के पैरेलल आएगा, इस बेस वाली लाइन के क्या पैरेलल आएगा या फिर थोड़ा पैरेलल नहीं आएगा। तो मैंने दोनों केस ले लेता हूँ, रुक जाओ, मैंने अभी पैरेलल नहीं करा है, ये कुछ इस तरह से गया, समझाऊंगा कब क्या करना है। तो पहले मैंने क्या करा, रेयर से डेंसर की तरफ बेंड कर दिया, ठीक है। अब फिर से देखो मीडियम चेंज हो रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करो। तो आप क्या करो, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ऐसे सरफेस पे ड्रॉ करना है नॉर्मल, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब लाइट रे देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर, कम ऑन, क्या डेंसर टू रेयर, और डेंसर टू रेयर जब जाती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, अवे जाना इसको सीधा था, देखो यहाँ से बेंड कर जाएगी ऐसा, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर चली गई ऐसे। तो देखो नॉर्मल कितना बड़ा रोल निभा रहा है, हर एक चीज़ का अपना अपना रोल है यहाँ पे। तो नॉर्मल रेफरेंस का काम कर रहा है एंगल लेने के लिए। तो अब देखो समझ में आ जाएगा आपके कि जो ये थी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये था नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये था नॉर्मल और था ये कौन सी रे, इमर्जेंट रे। तो बेटा जो इसके बीच में जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। कम ऑन, क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस, साथ में यार दिमाग लगाओ, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये दिख रहा है, ये अभी बताया था कुछ, ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अरे कम ऑन, क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो थोड़ा इसको हटाते हैं, पहले देखो लाइट रे कुछ चीज़ आपको गौर फरमानी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा। क्या कि भाई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, देखो जाना उसे सीधा था, देख रहे हो, जाना उसे सीधा था, तुमने कर रख दिया प्रिज्म ने क्या करा, उसको ऐसा कर दिया, देख रहे हो, उसको बेंड करके, इतना बेंड करके बाहर निकाला। अगर मैं टोटल डिविएशन की बात करूँ, जाना उसको यहाँ था और वो ऐसा बेंड करके निकल गया बाहर। तो भाई जो ये इंसिडेंट रे को जब एक्सटेंड करा आपने और इमर्जेंट रे को जब एक्सटेंड करा पीछे की तरफ, तो तुम्हें दिख रहा है ये कुछ पता चल गया हमें कि कितना डिविएशन हुआ है। दिस इज डेल्टा, डेल्टा बताता है कितना डिविएशन हुआ है लाइट में। इस प्रिज्म, लाइट रे में जो ये प्रिज्म था, जैसे आपने रखा उस मोनोक्रोमेटिक रे में, रे ऑफ लाइट में जैसे ही प्रिज्म रखा तो उसने क्या करा, डिविएशन करा दिया लाइट का। देखो लाइट को ऐसे जा रही, लाइट रे ऐसे जा रही थी सीधी, उसने एंगल लाइट रे को डिवाइड करके बाहर ऐसे निकाला है, इतने डिविएशन से बाहर निकाला है, टोटल डिविएशन। क्या कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को, फील द सब्जेक्ट मैन। अब देख, क्या ये डेल्टा निकालना है हमें, क्या हमारे पास कोई मेथड है जिससे मैं ये निकाल सकता हूँ डेल्टा? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैथमेटिक्स एक हथियार है हमारे पास जिससे हम ये कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू निकालना सीख सकते हैं। चलो देखते हैं कुछ चीज़। पहले मैं एक और चीज़, हाँ एक डाउट बताया था मैंने तुम्हें कि क्या ये रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्या इसके पैरेलल आएगी, क्या हमेशा पैरेलल आएगी, या पैरेलल बना सकती है या नहीं आ सकती है, ये डाउट रहता है बच्चों के मन में। ये बताए तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप लाइट रे ऐसे जा रहे हो, ये नॉर्मल ड्रॉ करी तुमने और ये ले गया पैरेलल ऐसा ऐसा, और यहाँ से सॉरी थोड़ा बेंड ऐसे करके, तो एक बात का ध्यान रखना, ये तब पॉसिबल है, ध्यान से कम ऑन, क्या ये तब पॉसिबल है, ये वाली रे और रिफ्रैक्टेड रे और बेस वाली जो लाइन है ये तब पैरेलल होंगी, मतलब ये इसके पैरेलल तब जाएगी जब एंगल आई और एंगल ऑफ इमर्जेंस दैट इज आई डैश, ये दोनों बराबर हो। कम ऑन, क्या आई इज इक्वल टू आई डैश हो जाते हैं, तब उस केस में ये पैरेलल जाते हैं इसके, अदरवाइज पैरेलल नहीं जाएगी। और जब ऐसा होगा तो माय डियर फ्रेंड, आप जब इसका डिविएशन देखोगे ना तो वो मिनिमम डिविएशन आएगा। कम ऑन, क्या आएगा, मिनिमम डिविएशन का केस बनता है उस दौरान। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसे। तो मिनिमम डिविएशन के दौरान आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो ये एंगल होगा, क्या नाम है, आई और आई डैश लिखा है मैंने ऊपर, आई और आई डैश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे मिनिमम डिविएशन के दौरान। रिफ्रैक्टेड रे इसके पैरेलल जाएगी। और एक और चीज़, एक चीज़ बताना भूल गया, ये देख रहे हो नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे थी, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट R1 लिख लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो
इस सरफेस में जब ये लाइट जा रही है, लाइट रे जब जा रही है, तो ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है ना। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जब हम इसको इंसिडेंट रे की तरह ट्रीट करेंगे इस सरफेस के लिए, तो ये जो R2 आएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाएगा इस सरफेस के लिए। कम ऑन यार, दिमाग लगाओ। इस सरफेस के लिए R2 जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। क्योंकि देखो जब यहाँ से इस सरफेस में, अलग अलग सरफेस के लिए पढ़ाई करते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ अलग अलग सरफेस के लिए लगता है, एक एक सरफेस बाउंड्री पे लगता है ना। तो देखो क्या हुआ, देखो ये बाउंड्री आई जहाँ से मीडियम चेंज हो रहा था। तो देखो एंगल आई और एंगल आई क्या है, देखो एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है, R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए। तो अब जब ये लाइट रे ऐसे जाएगी, तो जब इस पे टकराएगी तो ये जो लाइट रे होगी वो इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी। और नॉर्मल ये रहा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ, जो मैंने R2 लिखा है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस सरफेस के लिए। और ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इस सरफेस के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, हाँ तो एक चीज़ और बताता हूँ, मिनिमम डिविएशन में मैंने क्या बोला, मिनिमम डिविएशन I और I डैश क्या हो जाते हैं, बराबर। क्या ये बराबर होंगे? ये R1 और R2 आपको मैं बता दूं, इस केस में ये भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सब देखेंगे आगे। ये हो गया I डैश, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन किसकी है, जब मिनिमम डिविएशन में लाइट होगी। लाइट बहुत कम डिविएट करेगी। आई थिंक समझ में आया हो आपको। ओके, आगे चलो। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि कैसे वो जो डिविएशन एंगल था वो निकालना है मुझे। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके मुझे वो डिविएशन एंगल निकालना है। ठीक है, कैसे निकाला होगा सोचते हैं। तो मेरे पास क्या है, ये प्रिज्म मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि सारे कैलकुलेशन हम आसानी से कर पाए। तो ये गई कौन सी रे, इंसिडेंट रे। यहाँ से क्या गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है, ध्यान रखना। अब क्या ये पैरेलल जाएगा इसके, नहीं। अब हमेशा तो जाएगा नहीं, वो तो मिनिमम डेविएशन के केस में जाएगा। लेकिन हम तो पहले डिविएशन के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, तो भाई जनरल वे में क्या होगा, वो पैरेलल नहीं जाएगा। तो थोड़ा इस तरह से बना लो आप। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करो। इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल ड्रॉ करा, ये कहाँ चली गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल था, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस I डैश। ये क्या था, R1। एक काम करते हैं, कुछ अलग मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि घिच-पिच ना हो। तो ये है क्या, आई होप दिख रहा हो, R1। और क्या, R2। दिस इज R2। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, अब देखो इसको एक्सटेंड करो। मतलब देखो लाइट रे को जाना यहाँ था, इंसिडेंट रे को प्रिज्म तुमने रखा, उसने उसको डिविएट कर दिया। देखो इतने एंगल से डिविएट कर दिया, मतलब ये एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। कम ऑन, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, डिविएशन निकलेगा कैसे, सोच। पढ़ने बैठे है तो सोच, बिना सोचे कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देख नाम दे देते हैं पहले, P Q, ये वाला पॉइंट है, ये वाला Q R, जहाँ पे नॉर्मल मीट कर रहे हैं। देखो R, और इसको ले लेते हैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं, चलो S, P Q R S। ठीक है, तो P Q R S अलग अलग, P Q R S। ठीक है, अब देखो क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं लग रहा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इसमें। तो P Q R S एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में आपने सुना होगा कि जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाले, ठीक है, इनका सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। बिल्कुल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यार एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये वाला जो एंगल है QRS, मतलब एंगल QRS प्लस ये वाला एंगल जो सामने उसका अपोजिट वाला है, तो ये एंगल A, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। अब देखो क्या ये एंगल किसी और जगह भी आ रहा है, यस, ये एंगल किसी और जगह भी कॉमन है, जो मैंने नीचे लिखा है एंगल QRS। तो ये एंगल इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। कौन सा ट्राइंगल, QRS ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल QRS में जो एंगल, अगर मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं, एंगल QRS, ये वाला एंगल QRS प्लस R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर। बिल्कुल सही है, मैंने कुछ भी नहीं करा, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई भैया, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, QRS की वैल्यू यहाँ से आ सकती है। QRS की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख दूँ, 180 माइनस A लिख दूँ। बिल्कुल,
ठीक है। क्या क्यू आर एस की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, चलो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, बिल्कुल सही। ठीक है, दोनों एंगल बराबर, क्यू आर एस सेम ही एंगल, तो वैल्यू सेम होगी, तो क्या कर देते हैं दोनों इक्वेशन फ्रॉम दीज टू इक्वेशन 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, दोनों इक्वेट कर ली ना मैंने, सेकंड और फर्स्ट को इक्वेट कर लिया मैंने, बराबर रख दिया, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। तो यार एक बार बताओ 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी R1 प्लस R2। भाई मेरे को तो एंगल ऑफ डिविएशन निकालना था, यहाँ से तो ए निकला, तुम सोच रहे हो क्या निकाल रहे हैं भाई, ए की वैल्यू निकाली है मैंने। अब ये कहीं काम आएगा, तो आप याद करो ए की वैल्यू क्या है R1 प्लस R2, मैं कहीं साइड में लिख लूँगा, और क्योंकि मुझे आगे लिखना है अब डिविएशन की वैल्यू पे काम करूँगा मैं, ये अभी काम आएगा तभी तो निकाला, ऐसे थोड़ा निकाला। तो अब मेरे को डिविएशन निकालना है, डिविएशन निकालने का देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्यों निकाला मैंने थोड़ा समझाता हूँ, दिमाग लगाओ। ये एंगल ऑफ डिविएशन है, ये क्या इस वाले ट्राइंगल में देखना QSM, इसमें जो ये वाला एंगल है, ये देखो, ये कुछ एंगल आ रहा है और ये कुछ एंगल आ रहा है, तो इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल आ रहे हैं, मतलब इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल में आपने पढ़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये वाला ट्राइंगल में QMS वाले ट्राइंगल में देखो, ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, और ये क्या है, ये वाला एंगल और इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो अगर मैंने ये दोनों निकाल दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की, तो निकाल के देख लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ ध्यान रखना इसको, मैंने निकाल दिया है, ए की वैल्यू क्या है R1 प्लस R2, ठीक है। देखो डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं इससे, डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है इन दोनों के लिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी सोचो। अबे यार ये नॉर्मल है, देख ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, तो ये आई, तो ये भी तो आई होगा, ये पूरा देख लो, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना ये पूरा होना चाहिए था आई, ये पूरा आई होना चाहिए। आई में से जब आप R1 घटा दोगे तब जाके ऊपर वाला एंगल मिलेगा, तो ये वाला पता कौन सा एंगल होगा, आई माइनस R1। ऐसी देखो ये वाला देखो, ये देखो इमर्जेंट रे पीछे को और ये इंसिडेंट वो नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच में ये पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला देखो, यही तो है आई डैश वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आई डैश ये पूरा होना चाहिए था। तो आई डैश में से जब R2 घटाओगे तब जाके ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा आएगा, आई डैश माइनस R2। फिर नहीं आया समझ में, फिर से सोचो फिर से भाई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये क्या था एंगल आई, ठीक है। अब ध्यान दो, इसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, देखो इसको एक्सटेंड करो, ये रही इंसिडेंट रे और ये रहा नॉर्मल, तो पूरा एंगल क्या होगा आई, ठीक है। आई में से जब R1 घटा दोगे तब जाके ऊपर वाला एंगल आएगा आई माइनस R1। ऐसे ही मैंने इसके वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल देखा, तो वो पूरा आई आ रहा था, आई डैश आ रहा था, आई डैश में से R2 घटाऊंगा तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब है डेल्टा इन दोनों के सम के बराबर है, किसके बराबर, आई माइनस R1 और कौन सा, आई डैश माइनस R2 प्लस करके। तो भाई डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आई माइनस R1 प्लस आई वन डैश R2, कुछ अरेंज करना पड़ेगा, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, आई एक तरफ कर लेते हैं, आई डैश एक तरफ कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 एक तरफ कर लेते हैं। तो भाई डेल्टा की वैल्यू देखो आई प्लस आई डैश, कम ऑन, ये अभी कुछ निकाला था, दिख रहा है इसलिए निकाला था, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म्स में आ गया, दिख रहा हो R1 R2 अंदर है एंगल, ठीक है, वो हमें पता नहीं चल पाएगा, डिफिकल्ट है निकालना, तो इसलिए हम क्या करें, एंगल ऑफ प्रिज्म हमें पता होगा, तो इसको रिप्लेस करके ये बना दिया हमने, ताकि हम इसको निकाल पाए आसानी से। तो आई जो बाहर का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तो पता ही होगा, ये भी पता चल जाता है, आई डैश ये भी पता चल जाता है, इसलिए इसके टर्म में निकाला है इस वैल्यू को। तो ये है मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला, कम ऑन याद करेंगे, आई प्लस आई डैश माइनस ए, आई प्लस आई डैश माइनस ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। ये था 10th और 12th के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिज्म का, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में मैं बताऊंगा 12th लेवल तक, ठीक है। तो अगर 10th वालों को भी इंटरेस्ट है तो आप भी आ सकते हैं, पढ़ेंगे सब, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।